सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से आप सबों को हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रिया इसको अंग्रेजी में हम लोग वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले हम जाने क्रिया कहते किसे हैं। तो जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। अब यदि इन वाक्यों के साथ हम क्या करता है या क्या कर रहा है आदि प्रश्नों को जोड़कर उनका उत्तर ढूंढेंगे तो क्रमशः खाना खा रहा है तथा खेल रहे हैं उत्तर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य का जो अंश इन प्रश्नों का उत्तर देता है उसे क्रिया कहते हैं। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। क्रिया को देखकर ही कर्ता या कर्म का अनुमान लगाया जाता है। कर्ता एक वचन है या बहुवचन, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, सजीव है या निर्जीव, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में या अन्य पुरुष में है, इसकी जानकारी भी क्रिया के द्वारा ही होती है। काल का ज्ञान भी हम लोग को क्रिया से ही होता है। तो एक बार फिर क्रिया का परिभाषा सुनिए कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण बताए आपको। जैसे इसमें भी पढ़ना, खाना, पीना, जाना सब क्रिया ही है। और क्रिया जो है एक विकारी शब्द है। इसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। अब धातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धातु का अंग्रेजी होता है रूट। धातु सबसे पहले की धातु कहते किस, धातु का अर्थ क्या है। तो धातु का अर्थ है मूल या बीजाक्षर। किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है उसे उस क्रिया की धातु कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के हम कह सकते हैं कि धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। जिस प्रकार सोना, चांदी आदि धातुओं से हार, कंगन, झुमके, बलियां, नथ इत्यादि आभूषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार चल धातु से चलना, चला, चले, चलो, चलेंगे, पढ़ धातु से पढ़ना, पढ़े, पढ़ेगा इत्यादि क्रियारूप बनाए जाते हैं। आ, जा, खा, पी, चल, सुन, देख, पढ़ इत्यादि प्रत्येक धातु के मूल रूप में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, चलना, सुनना, देखना, पढ़ना इत्यादि। एक क्रिया जो है वो संज्ञा का भी काम करती है और कर्म का भी। ऐसे रूपों को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। इन क्रियाओं में से ना निकाल देने से क्रिया पुनः धातु में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पढ़ना में ना निकाल दीजिए, पढ़ो हो गया। मारना में ना निकाल दीजिए, उठना में ना निकाल दीजिए, तो ये सब फिर पुनः धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो मूल धातु का प्रयोग मात्र तू के साथ आज्ञार्थक क्रिया के रूप में ही किया जाता है। जैसे तू मेरे साथ चल, तू खाना खा, तू कहानी सुन। कुछ धातुओं का प्रयोग शुद्ध भाववाचक संज्ञा की तरह होता है। जैसे समझ, लूट, डर, मार, मान आदि। इसका लीजिए एग्जाम्पल इसका लीजिए कि यह बात उसकी समझ में नहीं आई। समझ है, धातु का प्रयोग यहाँ हो रहा है। चोर घर को लूट कर ले गए, यहाँ लूट कर है। तो इसी प्रकार कहने का तात्पर्य है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती है उन्हें धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका पढ़ना क्रिया को ले लीजिए।
उसमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु में पढ़ में लगा है। इस प्रकार पढ़ना क्रिया की धातु का पढ़, क्रिया की धातु पढ़ है। इसी प्रकार खाना क्रिया खा है, धातु में ना प्रत्यय लगाने से बनी है। हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है, जैसे चल जोड़ना, चलना, देख जोड़ना, देखना। अब इन समान रूपों में ना हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है। यह धातु की एक मोटी पहचान है। हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से ही बनती है। जैसे काम जोड़ आना बराबर कमाना हो जाएगा, चिकना जोड़ आना बराबर चिकनाना हो जाएगा, दोहरा जोड़ आना बराबर दोहराना हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार हम लोग धातु का भेद देखेंगे तो व्युत्पत्ति के अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं, दो प्रकार की होती है। कौन कौन? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, मूल धातु और यौगिक धातु। तो मूल धातु जो है स्वतंत्र होती है या किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती, जैसे खा, देख, पी इत्यादि। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है, जैसे खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा। इस प्रकार धातुएं अनंत हैं। कुछ एकाक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी और चार अक्षरी भी धातुएं होती हैं। तो यौगिक धातु की रचना क्या है? यौगिक धातु तीन प्रकार से बनती है। कैसे कैसे? तो पहला है कि धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणात्मक वस्तु बनती है। दूसरा है कि कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। तीसरा है कि संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। और धातु में एक और हम लोग को पढ़ना है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया तो क्रिया के संरचना की दृष्टि से क्रिया के वर्ण भेद में आता है। अब देखिए कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक के भी दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो सबसे पहले तो दो जो भेद हैं सकर्मक और अकर्मक, तो सकर्मक के बारे में हम लोग जानेंगे। सकर्मक प्रक्रिया कौन है? तो सकर्मक को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। हम कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो और जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरण, श्याम आम खाता है। अब इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कर्तव्य रूप से संबंध है। प्रश्न होता है कि क्या खाता है? तो उत्तर है कि आम। तो यही होगा। इस तरह आम का सीधा खाने से संबंध है। अतः आम जो है कर्म कारक है। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसलिए खाना क्रिया जो है सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है। यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म जो वह छिपे हुए हैं। अब जो है इसका कुछ और उदाहरण है सकर्मक क्रिया का कि बच्चा दूध पी रहा है, राधा किताब पढ़ रही है। अब इन वाक्यों के कर्ता और क्रिया के बीच से यदि क्या प्रश्न किया जाए तो उत्तर स्वरूप क्रमशः दूध और किताब आते हैं। जैसे बच्चा क्या पी रहा है? दूध। राधा क्या पढ़ रही है? किताब। तो सकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान यही है। अब कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। कौन कौन? एक कर्मक और
द्विकर्मक। एक कर्म को द्विकर्मक। तो एक कर्म किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया का मात्र एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राधा कपड़े धो रही है, माँ खाना बना रही है, इस क्रिया का एक ही कर्म है। अब द्विकर्मक, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इन दो कर्मों में प्रथम कर्म प्राणीवाचक तथा द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म तथा अप्राणीवाचक कर्म प्रायः मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म विभक्ति चिन्ह रहित तथा गौण कर्म विभक्ति चिन्ह सहित होता है। जैसे माला ने राधा को पुस्तक दी, पिता ने पुत्र को पैसे दिए। अब इन वाक्यों की क्रिया के साथ यदि क्या, किसे और किसको प्रश्नों को किया जाए तो उत्तर क्रमशः पुस्तक और राधा तथा पैसे और पुत्र आते हैं। जैसे माला ने राधा को पुस्तक दी, क्या दी? पुस्तक दी। किसे दी? राधा को दी। तो द्विकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान यही है। अब जो है सकर्मक के बाद अकर्मक क्रिया। तो कर्म रहित क्रिया जो है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती है। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया कर्मक है। श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है। इसीलिए सोना जो है वह, सोना जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार है कि बच्चा रोता है, रमा पढ़ती है, दिनेश हंसता है। अब इन वाक्यों की क्रिया के साथ यदि कौन प्रश्न किया जाए, कौन, तो क्रमशः बच्चा, रमा, दिनेश आते हैं। जैसे बच्चा रोता है, कौन रोता है? बच्चा। तो अकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान है। अब कुछ प्रमुख अकर्मक क्रिया कौन कौन है, जैसे देखिए, नोट कर लीजिए। अकड़ना, डूबना, आना, जाना, उगना, उछलना, कूदना, खाना, पीना, उठना, गिरना, बैठना, दौड़ना, ठहरना, बरसना, मरना, सोना, जागना, बढ़ना इत्यादि और से हैं। अब अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाइए। कैसे? ठहरना अगर अकर्मक है तो सकर्मक ठहरना का ठहराव, लेटना का सकर्मक लेटाना, गिरना कर्मक है तो सकर्मक गिराना या गिरावट, बढ़ना कर्मक है तो सकर्मक इसका बढ़त, उबलना कर्मक है तो उबाल हो जाएगा सकर्मक, छूटना कर्मक है तो छोड़ना हो जाएगा सकर्मक, घेरना कर्मक है तो घेरना हो जाएगा सकर्मक, गड़ना कर्मक है तो गाड़ना सकर्मक, पिघलना के पिघलाना, कूदना कूदा, हंसना अगर अकर्मक तो हंसाना सकर्मक, तड़पना तो तड़पाना, पलना तो पालना इत्यादि, यही सब। अब आज के क्लास में आप सबों को इतना ही। अब शेष कल सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। उसमें संयुक्त क्रिया के बारे में, उसके भेद के बारे में बताया जाएगा और क्रिया के अन्य भेद जो हैं उसके बारे में, जो संयुक्त 4 भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये सब आप सब लोगों को कल जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को शुभ दिन।